हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रसों की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। यदि आपको फेल होने से डर लग रहा है एग्जाम में, आप सोच रहे हैं कैसे पास होंगे, तो जुड़िए हमारे टॉपर क्रैश कोर्स से और आप क्या करिए, अपना पास होने का 60 नंबर तो यहाँ से हम दिला देंगे। 60 नहीं तो 50 नंबर आपको 70 में 45 प्लस नंबर हम क्या करेंगे, इस क्रैश कोर्स से दिला देंगे। इस टॉपर क्रैश कोर्स से हम क्या करेंगे, आपको 45 प्लस दिला देंगे। लेकिन हमारे रिवीजन सीरीज़ से जुड़ जाते हैं, रिवीजन सीरीज़ से ये जुड़ जाते हैं तो हम 70 में 65 प्लस की तो 100% गारंटी देते हैं। 65 प्लस नंबर आपको क्या होंगे, मिलेंगे, 100% गारंटी है। बस क्या कीजिए, हमारे दो एक टॉपर क्रैश कोर्स से और रिवीजन सीरीज से जुड़ जाते हैं तो 65 प्लस नंबर आपको मिलने वाले हैं। एकदम समझिए कि आपके जेब में रखे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, इस सीरीज से जुड़ जाना है। तो आपको फेल होने से, पास होने से डर लग रहा है, फेल हो जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो जुड़िए हमारे टॉपर क्रैश कोर्स से। तो हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने 2 चैप्टर नहीं देखा है तो 2 चैप्टर पहले जाकर देखिए, उसके बाद इस तीसरे चैप्टर में क्या कीजिए, अपना हाथ डालिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का करने वाले हैं द एंड। तो समय आधे घंटे, 1 घंटे 45 मिनट, आपका 1 घंटे मैक्सिमम 1 घंटे लेंगे। 1 घंटे में आपको इस चैप्टर का जो भी निचोड़ है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, वही क्वेश्चन और वही क्या होंगे, थियरी कराए जाएंगे, जो आपके लिए क्या एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको क्या करें, पास कराने के लिए इनफ हो। पास कौन कर रहा है, 45 प्लस नंबर लाना क्या है, पास होना नहीं है। मतलब क्या समझिए, आप टॉपर बनने वाले हैं। बस क्या कीजिए, आपको दोनों सीरीज से क्या करना, जुड़ जाना। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। कह रहा वैद्युत धारा, कह रहा चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश की प्रवाह की दर, या सीधे कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारा कहते हैं। जहाँ Q क्या हमारा आवेश है, Q हमारा आवेश है और T क्या है, समय दर, मतलब कितना समय तक प्रवाहित हो रहा है। और ये हमारा क्या है, वैद्युत धारा, ये हमारा क्या है, वैद्युत धारा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो धीरे धीरे एकदम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार सेशन की जबरदस्त शुरुआत चलिए। वैद्युत धारा, तो हमारा कह रहा क्या, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, कूलाम सेकंड। या वैद्युत धारा का जो क्या है, मूल मात्रक क्या है, हमारा एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है क्या, 1 कूलाम प्रति सेकंड। मतलब प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, 1 कूलाम प्रति सेकंड क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो कहेंगे क्या, 1 एम्पियर धारा उसमें बह रही है। तो इसका बीमी सूत्र, ये मूल मात्रक है, तो इसलिए ये राशि कैसी है, यह राशि कैसी है, अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, धारा हमारी अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का क्या करती है, पालन नहीं करती है। यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। नियम, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, का पालन नहीं करती है, इसलिए क्या है, यह अदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती, इसमें क्या होती है, दिशा होती है धनावेश प्रवाह की दिशा, धनावेश के प्रवाह की दिशा। जिधर क्या होता है, धनावेश का प्रवाह होता है, उसी दिशा में क्या होती है, इसकी दिशा होती है।
और या तो कह सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में भी क्या होती है, इसकी दिशा होती है, यानी धनावेश प्रवाह की दिशा, मतलब हो गया धनावेश प्रवाह की। नेक्स्ट कह रहा धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल के से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होती है। क्या है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा के मान को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। या कह सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु पर, मतलब एक चालक है उसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः, उस बिंदु के क्या, इस एकांक क्षेत्रफल, उस बिंदु का एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा की क्या होती है, बराबर होती है, जिसे क्या कहते हैं हम धारा घनत्व कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, धारा घनत्व को लिख सकते हैं कैसे, तो धारा घनत्व को इसे हम क्या कहते हैं, इसे जे से प्रतीक करते हैं। जे बराबर होता है आई बटे ए, हमारा जे बराबर होता है क्या, आई बटे ए, जहाँ आई क्या है हमारी वैद्युत धारा है, और धारा घनत्व हम जिस क्षेत्रफल में, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हमारा क्या ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जे हमारा क्या धारा घनत्व, धारा घनत्व। बढ़ते हैं आगे, हमें उम्मीद है अब इसके मात्रक को, मात्रक क्या रहेगा, आई का मात्रक एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी ए बटे यल का क्या जाएगा स्क्वायर, यानी क्या जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी यल का पावर -2 इंटू ए। यह राशि कैसी है, सदिश राशि है, यह क्या है सदिश राशि है, यह राशि कैसी है सदिश, और इसकी दिशा क्या धनावेश प्रवाह की दिशा, धारा घनत्व की दिशा होती है, धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह की दिशा, मतलब क्या आ रहा है, जिधर धारा क्या आगे प्रवाहित करेगी, जिधर धारा क्या रही बह रही है, धारा के प्रवाह की दिशा में ही क्या आती है, धारा के प्रवाह की दिशा धारा घनत्व की दिशा है, धारा घनत्व की दिशा, धारा घनत्व की दिशा है, की दिशा है, धारा के प्रवाह की दिशा ही क्या है, धारा घनत्व की दिशा होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। भाई इस पर क्वेश्चन करते हैं। कर हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाते हैं, तो क्या कर रहे हैं प्रति सेकंड इतना चक्कर, तो टी का मान दिया कितना, समय दिया कितना 1 सेकंड, और कह रहा कितना चक्कर, यन का मान दिया 6 × 10 का पावर 15, 6 × 10 का पावर 15 चक्कर लगाता है। तो वृत्तीय पथ पर के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, तो कह रहा इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी Q का मान दे दिया कितना 1.6 × 10 का पावर, Q का मान कर आवेश से तो हो जाएगा ना, क्या दिया E का मान दे दिया, E का मान दे दिया, E का मान दे दिया कितना 1.6 × 10 का पावर -19। तो हमारा क्या हो जाएगा I बराबर होता है हमारा क्या Q बटे टी, I बराबर होता है Q बटे टी। तो यानी धारा का मान पूछ रहा है, तो यानी I बराबर क्या जाएगा, Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है N × E बटे टी। तो N का मान कितना दिया है 6 × 10 का पावर 15, और E का मान मिल गया हमें क्या 1.6 × 10 का पावर -19, टी का मान 1 है, तो 16 × 6 = 96 यानी हो गया 9.6, और 19 में से 15 यानी × 10 का पावर -4 एम्पियर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया इतना, और इसमें इतना एम्पियर धारा बह रही है, तो तार में धारा घनत्व
मतलब यहाँ पूछ रहा क्या, ए का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 का पावर -7 क्या मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे दिया। और आई का मान कितना दे दिया, 3.6 एम्पियर। तो हमारा जे बराबर होता है क्या, आई बटे ए। तो जे का मान यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो जे बराबर क्या, आई बटे ए। तो आई का मान कितना, 1 गुणे 10 का पावर -7। तो जे बराबर क्या है, आई बटे ए। तो आई का मान कितना है, 3.6। जे का मान है 1 गुणे 10 का पावर -7, यानी हो जाएगा 3.6 गुणे 10 का पावर 7 क्या है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा चांदी के एक तार में 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है। तो एक चांदी के तार में क्या हो रहा है, कह रहा है 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है। तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर कितना दिया है, 90 कूलाम। कह रहा समय T बराबर दिया कितना, 1 घंटा 15 मिनट। तो यानी 60 × 10 = 70 यानी 75 मिनट। और 75 × 60 क्या हो जाएगा, सेकंड। तो समय निकल गया। आई बराबर हमारा होता क्या था, Q बटे T। Q का मान कितना है, 90 बटे T का मान कितना है, 75 × 60। 15 × 6 = 90, 15 × 4 = 60। 25 तिहाई 75, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। कितना जगह यहाँ, 2 दूनी 4। तो हमारा 25 दूनी 50 यानी 1 बटे आ गया 50, यानी आ गया 0.02 एम्पियर। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं अनुगमन वेग के बारे में। तो अनुगमन वेग होता क्या है। तो अनुगमन वेग चालक के भीतर, मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या है, सूक्ष्म औसत नियत वेग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे 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 क्या होता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, घूमता है। और किस वेग से घूमता है, मान लेते हैं U1 वेग से क्या हो रहा है, घूम रहा है। जब इसको क्या किया, हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार क्या हो रहा है, घूम रहा था, जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, हमने वैद्युत धारा क्या किया, यहाँ पर इसको प्लस से इसको माइनस से क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने के बाद यदि इसकी क्या है, लंबाई यल हो तो इसका वेग हमारा क्या होता है, इस हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा U1 + A टाउ 1। इसका वेग A + टाउ 1 हो जाता है। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, प्लस क्या होती है, दूर की तरफ होती है। इधर प्लस है तो क्या होगा, इधर होगा। तो कह रहा है चालक के भीतर अनुगमन वेग बराबर होता है चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म औसत नियत वेग से क्या, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म औसत नियत वेग
सूक्ष्म औसत नियत वेग, सूक्ष्म औसत नियत वेग से गति करने लगते हैं, वेग से गति करने लगते हैं, करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसे जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग, इसे क्या कहते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को हम क्या कहते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म। तो क्या कर रहे हैं, जब हम क्या किया, वैद्युत चालक के भीतर क्या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म औसत नियत वेग से, मतलब क्या, एक सूक्ष्म औसत नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अब आइए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। माना एक धातु के तार की लंबाई यल है, एक धातु के तार लिए जिसकी लंबाई क्या है, यल। हमने एक धातु की तार ली जिसकी लंबाई क्या है, यल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। माना जब इसके सिरों पर विभवांतर भी लगाया जाता है, उसके सिरों पर विभवांतर क्या किया जाए, भी लगाया जाता है, तो इसमें क्या होगी, धारा आई बहेगी। हमने क्या किया, विभवांतर भी लगा दिया, तो हमें क्या, विभवांतर भी लगा दिया, तो क्या होगा, इसमें धारा आई बहने लगेगी। तो क्या होगी, धारा आई बहने लगेगी। कह रहा जब धारा आई बहने लगेगी, लगती है। एक तार के प्रत्येक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो अनुगमन वेग Vd बराबर हो जाएगा। यदि क्या हो, तार के एकांक आयतन में, तो हमारा अनुगमन वेग Vd आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हम जानते हैं कि NeAVd। तो यदि क्या हो, तो हमारा Vd बराबर हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या n हो तो अनुगमन वेग Vd बराबर हो जाएगा क्या जाएगा, आई बटे NeA। आई बराबर क्या हमारा NeA, इसको समीकरण मान लेंगे 1। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो अनुगमन वेग Vd हो, तो अनुगमन वेग Vd हो तो आई बराबर क्या आएगा, NeAVd। तो Vd बराबर क्या, आई बटे NeA। तो तार के प्रत्येक बिंदु पर हम जानते हैं, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, V बटे L। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्या होगा हमारा V बटे L हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या, V बटे L। तो इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या, इलेक्ट्रॉन द्वारा बल लगा E इंटू ई, Q इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, E इंटू ई हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और इसमें उत्पन्न त्वरण A हो तो A बराबर क्या जाएगा हमारा, F बटे m। A बराबर क्या जाएगा हमारा, F बटे m। F बराबर क्या m में, तो त्वरण A बराबर क्या, F बटे m हो जाएगा, और F का मान क्या है, E इंटू ई बटे m। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं, यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र E की अनुपस्थिति में, मान लेते क्या किसी क्षण क्या है वैद्युत क्षेत्र E न हो, तो किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग क्या होगा, u1 होगा। तो पहले क्या होगा, उसका उसमें वेग क्या होगा, u1 होगा। यदि E की उपस्थिति में यह बढ़कर क्या u प्लस a τ1 हो जाएगा। मान लेते हैं क्या, जब हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र E आ गया तो उसका वेग क्या होगा, u1 में क्या होगा, a प्लस τ1 हो जाता है। मान लेते हैं क्या, वेग a प्लस τ1 हो जाता है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3 डॉट 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 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कह सकते हैं हो जाएंगे, और इन सभी n इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत
ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। तो टोटल का वेग क्या होगा, औसत वेग v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn बटे क्या होगा n। तो हमारा प्रत्येक का वेग क्या v1 vd बराबर हमारा हो जाएगा कितना, vd बराबर u1 प्लस क्या हो जाएगा a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n बटे हमारा क्या हो जाएगा n। अब हम जानते हैं vd बराबर, इसको लिख सकते हैं vd बराबर, यहाँ लिख सकते हैं vd बराबर हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बटे क्या करेंगे n, एक साथ रख लेते हैं और इसमें से क्या करेंगे हम टाउ वाले में क्या एक कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे क्या हो जाएगा हमारा n। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका औसत ऊष्मीय वेग हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो औसत ऊष्मीय वेग हमारा जो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनका औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। जब ये हो जाएगा हमारा 0 तो हमारा औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि vd बराबर a प्लस टाउ 1 क्या आ गया, ये हमारा क्या होगा n टाउ, n बार हमने जोड़ दिया क्या होगा, हमारा हो गया a प्लस कर रहे हैं a इंटू हो जाएगा क्या हमारा n टाउ बटे हमारे क्या हो जाएगा n टाउ बटे n हो जाएगा। तो n से n हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा vd बराबर a टाउ। तो a टाउ a का मान हमारा हो a टाउ आ गया, तो a हमारा जो क्या त्वरण का मान हमें क्या ce बटे ई बटे m। तो हमारा ई इंटू टाउ बटे m, समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। तो अब vd बराबर समीकरण 1 व 2 से, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, आई बा क्या n आई अपान n ई ए, vd बराबर क्या आई अपान n ई ए, vd बराबर क्या आई अपान n ई ए और vd बराबर क्या ई बटे टाउ m। तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि हो जाएगा आई अपान n ई ए बराबर हो जाएगा हमारा ई बटे m इंटू टाउ बराबर क्या हो जाएगा आई बटे हो जाएगा हमारा क्या n ई ए बराबर ई भी बटे m इंटू यल। क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, v बटे यल होता है। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है हमारा v बटे यल, ई बराबर v बटे यल से, ई बराबर क्या होता है v बटे यल से। तो ई क्या v बटे यल रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा m यल बटे n ई स्क्वायर ए टाउ बराबर हो जाएगा v बटे आई। तो इसको हम क्या, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्या इसको, यदि हमने क्या मान लिया, इसको हमने क्या किया, इसको मान लिया क्या हमारा नियतांक, तो v बटे आई बराबर क्या होता है, अतः कह सकते हैं अतः r बराबर हमारा हो जाएगा v बटे आई, अतः r बराबर क्या है हमारा v बटे आई। और यही हमारा क्या है ओम का नियम है, तो ये हमारा क्या है ओम का नियम है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और गतिशीलता तथा वैद्युत धारा या धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम कर रहे हैं। तो गतिशीलता कारक किसी आवेशवाहक के
अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर हमारा होता है Vd अपान ई। म्यू बराबर हमारा क्या होता है, म्यू बराबर होता है Vd अपान ई। तो हमारा म्यू मतलब गतिशीलता, म्यू बराबर क्या, Vd अपान ई। तो गतिशीलता म्यू बराबर क्या, Vd बटे ई। तो कह रहा किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो गतिशीलता का क्या आती है, ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, गतिशीलता घट जाएगी। जब ताप बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, गतिशीलता घट जाएगी। तो म्यू का मान क्या होगा, घटेगा। Vd बटे ई होता है। तो Vd बराबर क्या होता है हमारा, सी भी बराबर क्या होता है हमारा, Vd बराबर हमारा होता है क्या, सी ई बटे सी ई टाउ बटे हमारा क्या होता है यम, और हमारा क्या नीचे ई है, ई से ई हमारा क्या होगा, कट गया। तो हमारा हो गया ई टाउ बटे यम। तो क्या होगा, ये टाउ का मान क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगी, हमारी गतिशीलता भी क्या होगी, घट जाती है। तो क्या होगा, ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, गतिशीलता घट जाती है। अब आइए आगे। अब कह रहा है गतिशीलता था वैद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध। अब गतिशीलता था वैद्युत धारा और धारा घनत्व में क्या है, आइए संबंध को देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, गतिशीलता था वैद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध। हम जानते हैं म्यू बराबर होता है क्या, Vd अपान ई। म्यू बराबर Vd अपान ई, चूँकि हम आई बराबर जानते हैं होता है NE/Vd। तो आई बराबर क्या होता है, NE/Vd। तो हमारा Vd बराबर हो जाएगा क्या, आई अपान NE/A। आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा NE/A। तो हमारा म्यू बराबर हो जाएगा यहाँ आई बटे Vd की जगह पर क्या रख देंगे, Vd की जगह पर लिख सकते हैं म्यू बराबर हमारा हो जाएगा Vd की जगह पर क्या रख देंगे, आई अपान NE/A। तो हमारा Vd की जगह पर रख देंगे क्या, आई बटे हो जाएगा हमारा कितना, NE/A। हमारा क्या होगा, म्यू बराबर क्या, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर यह गतिशीलता और वैद्युत धारा में क्या संबंध है, हमारा क्या म्यू, आई बराबर क्या NE/A। हमारा गतिशीलता म्यू और वैद्युत धारा में क्या संबंध, ई हमें मिल गया। तो यदि गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध है तो यह क्या, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध है तो हम जानते हैं जे बराबर होता है क्या, आई बटे ए। जे बराबर हम जानते हैं कि आई बटे ए होता है। तो जे बराबर क्या था, आई बटे ए। तो यहाँ पर आई का मान हो जाएगा हमारा, यहाँ पर म्यू बराबर हो जाएगा आई की जगह पर रख देंगे क्या, जे ए। आई की जगह पर क्या रख देंगे हमारा, आई बराबर क्या होगा, जे ए हो जाएगा, जे ए। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, जे ए रख देंगे, तो ए से ए हमारा कट जाएगा और आ जाएगा क्या, जे अपान NE/E। हमारा क्या होगा, यहाँ पर म्यू बराबर क्या होगा, JA/NE। तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं क्या होगा, हमारा म्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से, यदि हम चाहते हैं इसको हल करना तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, JA। हमारा आई बराबर हो जाएगा J इंटू ए, और J इंटू ए रख देंगे तो J इंटू ए यहाँ रख देंगे, J यहाँ क्या रख देते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं और J इंटू ए रख देते हैं। तो ए से ए कट जाएगा, हमारा क्या J बटे NE/E, J बटे NE/E हमारा क्या होगा, मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं। अब यही क्या, गतिशीलता तथा धारा घनत्व, गतिशीलता है और धारा घनत्व में क्या हमारा संबंध हो गया। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं आगे, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी क्या है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 या 5 नंबर में क्या ये पूछा जाने वाला क्या टॉपिक है। करा अपवाह वेग या विद्युत धारा के बीच क्या करना, संबंध स्थापित करना है।
धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम जानते हैं, माना एक क्या चालक तार जिसकी लंबाई क्या है, यल है, और उसके अनुप्रस्थ काट, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या, ए है, और इसकी आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, यल इंटू ए। इसके क्षेत्रफल क्या, लंबाई से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इसका आयतन निकल जाएगा। चालक ए बी का क्या हमने आयतन निकाल लिया। अब चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि मान लेते हैं क्या, n है, इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या n हो तो चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या, कैपिटल N बराबर क्या, NaL हो जाएगा, NaL हो जाएगा, NaL हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आइए आगे देखते हैं। अब चालक में उपस्थित कुल आवेश, जो हमारा चालक है इसमें कुल उपस्थित आवेश हो जाएगा Q बराबर होता है हमारा क्या, N इंटू ई। तो हमारा कैपिटल N का मान क्या है, NaL हमारा क्या है, NaL। तो हमारा क्या होगा, NaL इंटू क्या हमारा Q इंटू Q बराबर N इंटू ई, तो क्या NaLe, नल्ली हो गया। तो कह रहा है चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी। तो I बराबर हो जाएगा, Q का मान हमारा क्या नल्ले आ गया, NaLe नल्ले बटे टी। और समय बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे वेग। तो समय विस्थापन क्या है, यल है, और वेग क्या है, यदि Vd हो तो, यदि वेग क्या है Vd है, तब हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा यल का मान यल अपान Vd। तो आएगा क्या हमारा Vd के जगह पर, तो हमारा यहाँ पर यल का मान रख देंगे तो हो जाएगा NaLe। टी के जगह पर क्या रख देंगे, यल बटे Vt रख देंगे, नल्ले बटे टी के जगह क्या रख देंगे हम, V बटे डी, यल बटे Vd रख देंगे, यल बटे Vd क्या रहेगा, नल्ले में क्या करेंगे, यल बटे Vd रख देंगे। टी का मान क्या रख दें, टी का मान हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा यल से यल क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, और हमारा I बराबर हो जाएगा NeAVd। I बराबर क्या हो जाएगा, NeAVd, I बराबर क्या हो जाएगा हमारा NeAVd। तो यही क्या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध है। तो यही क्या हमारा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच क्या है, संबंध है। तो यहाँ तक हो गया। अब यदि J बराबर होता है हमारा क्या, J बराबर I बटे ए। अब J बराबर क्या था, I बटे ए। तो J बराबर होता है I बटे ए, तो हम लिख सकते हैं J बराबर I का मान हमारा होता है NeAVd बटे यहाँ पर क्या ए से ए हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो हमारा J बराबर हो जाता है NeVd। J बराबर क्या, NeVd। तो यह धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग के बीच का संबंध है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच का भी क्या हो गया, हमने संबंध यहाँ पर निकाल दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये 3 नंबर में मान के चलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 5 नंबर में भी आ सकता है कोई। अब एग्जामिनर के ऊपर है, 2 नंबर में देगा कि 3 नंबर में देगा। 3 नंबर तो 100%, 3 नंबर कम से कम 3 नंबर में ही पूछा जाएगा इतना। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं वैद्युत सेल। वैद्युत सेल होता क्या है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी वैद्युत परिपथ में आवेश अथवा धारा के प्रवाह को क्या करती है, निरंतर बनाए रखती है। तो हम जानते हैं क्या है, वैद्युत सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी वैद्युत परिपथ में आवेश अथवा धारा के प्रवाह को क्या करती है, निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सीधा जानिए। अब फिर अगला इसका वैद्युत वाहक बल होता क्या है। कर एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एकांक आवेश को क्या करें, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य
तथा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का क्या करती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर होता है हमारा क्या, W/Q। तो ई बराबर हमारा होता है क्या, W/Q। ई बराबर होता है W/Q। तो सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने ई बराबर क्या होता है, W/Q होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल/कूलाम या वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होगा, या तो जूल/कूलाम होगा या वोल्ट होता है। अब जानते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो एकांक आवेश को सेल की एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में मतलब कर आवेश, एकांक आवेश को क्या करें, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने से में सेल द्वारा किए गए कार्य द्वारा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। अब भी बराबर क्या होता है हमारा, W/Q। यहाँ भी क्या होता है, भी बराबर होता है W/Q। तो ये भी क्या होता है, भी बराबर W/Q होता है। इसका मतलब क्या होता है, जूल/कूलाम होता है। तो हमारे क्या, ये टर्मिनल विभवांतर होता है। और ये हमारा क्या, सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। तो मतलब क्या, एकांक आवेश को क्या, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य क्या, सेल का क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और यदि क्या करेंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य को कहते हैं, सेल का द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का क्या कहलाती है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कर सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसे स्मॉल r से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या दिया, यहाँ पर ये हमारा क्या दिया गया है, परिपथ। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये हमारा क्या वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य में क्या किया गया, हमने ये दो इलेक्ट्रोड को क्या किया, डाल दिया है। और यहाँ पर क्या, हमने बल्ब को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या रहा, इन वैद्युत इलेक्ट्रोडों के बीच और क्या है, इसके विलयन के वजह से क्या, एक हमें क्या होगा, प्रतिरोध। यहाँ से क्या की धारा प्रवाहित हो, यहाँ क्या कि धनावेश से ऋणावेश, लेकिन क्या है अंदर क्या होता है, ऋणावेश से प्लस की तरफ, ऋण से क्या आती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो इसके बीच क्या होगा, एक प्रतिरोध कार्य करता है। इस विलयन के भी वैद्युत अपघट्य के कारण क्या होता है, एक क्या होगा, प्रतिरोध लगता है, जिसी को क्या कहते हैं, हम इसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारे क्या, इसमें वैद्युत अपघट्य है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। और ये हमारा क्या, एनोड। एनोड को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और कैथोड को क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने जान लिया। अब जानते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। यह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुपाती होता है, अर्थात दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होगा, दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुपाती होता है, अर्थात सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। सांद्रता के अनुपाती और उसके बीच की दूरी के क्या होता है, उसके दूरी के भी क्या होता है, अनुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ेगी, क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फिर वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर, मतलब कितना भाग डूबा है उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ज़्यादा डूबा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध, कम डूबा तो कम उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाग के क्षेत्रफल पर वैद्युत अपघट्य डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सॉरी, हमने अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, जितना क्षेत्रफल डूबेगा, जितना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, डुबाएंगे, उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध कम लगेगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध उसका कम होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं किरचॉफ के वैद्युत नियम परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था व्हीटस्टोन सेतु के लिए इस सूत्र प्राप्त करना है, जहाँ P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के क्या है, प्रतिरोध हैं।
तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु करा इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आगे इसका परिभाषा पूछेगा तो आप यही परिभाषा लिखेंगे, वहाँ हम नहीं लिखवाएंगे। तो कह रहा क्या, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ का आविष्कार किया, जिसे क्या कहा गया, व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। और इसमें चारों प्रतिरोध क्या होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की तरह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आगे लिखेंगे कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा होता है। यदि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि धारामापी में कोई विक्षेप न आए, तब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा और शून्य विक्षेप की स्थिति कहा जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कहा क्या कि मतलब क्या, 4 प्रतिरोधों को क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज की तरह क्या किया हमने, यहाँ पर 1 2 3 क्या किया, जोड़ दिया। और उसके 2 भुजाओं के बीच क्या किया हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक हमने क्या किया, एक कुंजी लगा दिया। अब जब इसमें क्या कहते हैं, धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो ऐसी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे, जिससे क्या हम इसको मान को बढ़ाएंगे और क्या होगा, जब सेतु क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। जब सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जब शून्य विक्षेप की स्थिति आए तब हम कहेंगे क्या, ये सेतु संतुलन में है। तो सेतु के संतुलन की स्थिति में क्या होगा, इसमें धारा का मान क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति कहा जाता है। अब शून्य विक्षेप की स्थिति में चतुर्भुज कि किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। यानी 2 प्रतिरोधों का अनुपात P/Q यानी R/S या P/R बराबर Q/S होता है। मतलब इनके प्रतिरोधों का क्या होता है, अनुपात क्या होता है, बराबर होगा। संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो P/Q इनके संलग्न भुजाओं का अनुपात P/Q, ये क्या, संलग्न भुजा ये दोनों और संलग्न भुजा R/S, इन दोनों भुजाओं का क्या होगा, अनुपात बराबर, इन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। ये क्या हमारा व्हीटस्टोन का सिद्धांत था। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हमने जान लिया। अब कह रहा इस सूत्र को P/Q R/S सूत्र को प्राप्त कीजिए, जहाँ PQRS चारों भुजाओं के क्या प्रतिरोध हैं तब। अब आइए इस सूत्र का यूज कैसे हम निकालेंगे इस सूत्र का। अब जब क्या सेतु संतुलन की स्थिति में है, जब सेतु क्या संतुलन की स्थिति में है, तो एक बंद लूप हम क्या करेंगे, बंद लूप 1 में हमारा किसको हम 1 माने, किसको हम 2 माने, जल्दी से बताइए। तो बंद लूप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब सेतु क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, तो हम कौन सा बंद लूप 1 में हम देखेंगे कि I1P हमारा क्या है, मान लेते हैं क्या, इसमें I1 धारा जा रही है, I1P इसमें क्या है, इसको बंद लूप 1 इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो I1P प्लस क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से धारा जा रही है और क्या यहाँ पर विपरीत में जा रही है, यहाँ से धारा जा रही है, जिधर जा रही है तो क्या होगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा I1P। और क्या होगा, इधर से हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, इधर से जा रहे हैं और इधर ही जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस। यहाँ पर धारा क्या होगा, यहाँ पर उल्टा, यहाँ से क्या हो रही है, इधर से धारा यहाँ से जा रही है और यहाँ से धारा जा रही है, यहाँ से क्या रही है, यहाँ से धारा यहाँ से जा रही है ना, यहाँ से धारा जा रही है, तो क्या होगा, इन दोनों में क्या रहेगी, यहाँ पर बट जाएगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो क्या होगा, हमने I1P और यहाँ से आए तो क्या, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है तो क्या इसको छोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें धारा क्या रही, I2 बह रही है, किधर बह रही, इधर बह रही है, हम जा रहे हैं क्या इधर, तो क्या होगा माइनस I2R। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे I1P माइनस I2R बराबर 0। तो इसमें क्या कोई
बैटरी तो लगी नहीं है, तो इसमें क्या कोई सेल लगा है, नहीं लगा, तो क्या होगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारा I1P बराबर क्या आ जाएगा, I2R। इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। लूप 2 में, अब लूप सेकंड में हम देखेंगे। अब लूप इसमें क्या, इसको ये हमारा क्या फर्स्ट लूप था और ये हमारा क्या सेकंड लूप है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें भी क्या रहे हैं, हम किधर से चल रहे हैं, इधर से ही चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं, तो ये जाएगा हमारा I1Q, यहाँ पर हो जाएगा I1Q और I1Q हो गया। और हमने क्या करें, यहाँ से जा रहे हैं, तो जो कि क्या रहे, यहाँ से धारा इधर जा रही है और हम कहाँ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इधर हमें क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी I2 धारा है और यहाँ पर क्या है, यस है, -I2 यस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हो जाएगा I1Q माइनस I1R माइनस I2 यस। तो यहाँ पर I1AR है ना, I1R PQ I1Q, एक सेकेंड, I1Q माइनस ये क्या है हमारा I1S है, I1Q माइनस I1S, हमने सही लिखा था, I1Q माइनस I2S बराबर क्या रहेगा 0। तो क्या आ जाएगा हमारा I1Q बराबर हो जाएगा I2S। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भागा 2 से, समीकरण 1 भागा समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, 1 में 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। तो क्या होगा, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, यानी आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S या P बटे R, क्या है, R को यहाँ लग देंगे और Q को वहाँ ले जाएंगे, R P बटे R बराबर Q बटे S। तो इन दोनों फार्मूलों का क्या करेंगे, हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या था, हमने फार्मूले को क्या किया, हमने प्रूफ कर दिया। अब जानते हैं किरचॉफ के वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। तो वैद्युत परिपथ से संबंधित क्या हुए, 2 नियम किसने दिया था, किरचॉफ ने दिया था। तो इन किरचॉफ के नियमों को क्या करा लिखिए और उनके बारे में उल्लेख कीजिए चित्र बनाकर। तो कह रहा किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ ने क्या किया था, 2 नियम दिया था। एक प्रथम नियम जिसे क्या कहता है, संधि का नियम या धारा का। किरचॉफ ने क्या किया, वैद्युत धारा के वितरण संबंधी क्या किए, 2 नियम का उल्लेख किया। पहला था प्रथम जैसे क्या संधि नियम या धारा नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम था लूप का नियम या पास का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का नियम ने यही दोनों नियम के बारे में क्या होता है, पूछता है। तो प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, कोई वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और सिग्मा आई बराबर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो क्या आ गई, संधि पर क्या रही, यहाँ से यहाँ पर क्या रही, धारा आ रही है, यहाँ पर क्या धारा आई, और यहाँ से क्या हो गई, धारा चली गई। यहाँ से धारा आई और आने और जाने का दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर हमें क्या होगा, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं क्या, यहाँ पर आ रही क्या, I1 आ रही है और क्या आ रही है, I2 आ रही है, I1 और I2 आ रही है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, I3 जा रही है, I4 जा रही है और I5 जा रही है। तो लिखेंगे, माना कि चालक जिनमें मान ली क्या ये जो चालक है जिनमें धाराएं I1 I2 I3 I4 I5 बह रही हैं और संधि O पर क्या होती हैं, मिलती हैं। ये हमारा क्या संधि O पर क्या रही है, मिल रही हैं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक जो संधि पर आ रही है, संधि पर क्या रही है, हमारा O है, तो इस पर जो आ रही धारा उसको क्या करेंगे, हम धनात्मक लेंगे। और संधि से दूर जाने वाली धारा
धनात्मक तथा I1 और I2 धनात्मक तथा I3, I4, I5 क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 प्लस I2 क्या दोनों धनात्मक हैं, और I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा I1 यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा क्या, I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अतः कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होती है, बराबर होता है। यह नियम आवेश के संरक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है। मतलब जितनी धारा आ रही है उतनी ही क्या रही है, वापस जा रही है। आवेश संरक्षण के नियम को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। नेक्स्ट, अब किरचॉफ का द्वितीय नियम कह रहा, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी पास के विभिन्न खंडों में, मान लिया एक पास, हमने इसको एक मान लिया, पास एक में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, यहाँ पर धारा बह रही है, यहाँ पर धारा I बह रही है, और इसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोधों के, ये दोनों संगत प्रतिरोध हैं, इनके क्या प्रतिरोधों का गुणनफल, ये क्या बीजगणितीय योग, इन धारा और इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का क्या होता है, बीजगणितीय योग, और इसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, के बराबर होता है। योग पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, यानी सिग्मा आई आर, मतलब जितने भी क्या है आई आर हैं उनका योग, और सिग्मा ई मतलब सभी विद्युत वाहक बलों का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब पास एक लेते हैं, बंद पास एक, जिसमें ए बी सी डी ए। तो इस पास को हम लेंगे ए बी सी डी ए। अब इस पास में हम सबसे पहले क्या करें, ज्ञात करते हैं। तो पास पहले बंद पास ए बी सी डी ए के लिए, तो हमारा ए बी सी डी ए के लिए हम क्या करें, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं, धारा क्या रहे इधर बह रही है, और हम चल रहे हैं क्या इधर, तो हमारा क्या होगा, धारा के विपरीत हम चल रहे हैं, क्या होगा, माइनस I1 R1 हो जाएगा, माइनस I1 R1। अब माइनस I1 R1, उसके बाद हम चले यहाँ से चल रहे हैं, और कहीं क्या होगा, प्रतिरोध आ गया, R2, और हम चल रहे हैं क्या इधर चल रहे हैं, और धारा भी क्या रही इधर ही बढ़ रही, तो हमारे क्या हो जाएगा I2 R2 प्लस कर देंगे, प्लस I2 R2। अब बराबर, ये तो अब इसमें अब कोई प्रतिरोध बचा है, इसमें देखिए इस बंद पास में कोई प्रतिरोध है, इसमें नहीं है, तो कोई प्रतिरोध नहीं है। अब हमारा वैद्युत वाहक बल, अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, पहले माइनस आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्या है हमारा बड़ा वाला क्या था, ये प्लस है, और ये हमारा क्या माइनस है। तो प्लस, तो हम कहाँ जा रहे हैं, माइनस पर, प्लस क्या किस पर कूद रहे हैं, माइनस पर। पहले हमारा क्या प्लस है, और हम कहाँ जाएंगे, माइनस पर जाएंगे, तो माइनस पर कूद रहे हैं, तो क्या माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस E1। अब माइनस E1, अब यहाँ से चले, और ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस से क्या रहे हैं, प्लस पर जा रहे हैं, माइनस से प्लस पर जा रहे हैं, क्या करेंगे हम, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस हो जाएगा हमारा E2। तो ये हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरे पास सी डी ई एफ सी में, अब दूसरा पास क्या सी डी, हम क्या कर रहे हैं इसमें इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से सी डी ई एफ सी। अब इधर से हम चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, हमने क्या किया इसमें इधर से चला, अब इसमें क्या उल्टा चल रहे हैं, तो इसमें उल्टा चलेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इधर चल रहे हैं तो क्या होगा, इधर चलेंगे तो I2 R2 प्लस हो जाएगा I2 R2। अब उसके बाद I2 R2 इधर चल रहे हैं, और फिर इसमें इधर चल रहे हैं, तो क्या होगा, हमें I1 प्लस I2 इसमें धारा है, तो क्या जाएगा हमारा I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I1 प्लस I2 इंटू क्या जाएगा हमारा R3। अब बराबर इसमें विद्युत वाहक बल, तो इधर हम चल रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा माइनस का प्लस पर कूद रहे हैं तो क्या होगा हमारा प्लस E2, और इसमें क्या और कोई है नहीं है, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर प्लस E2।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यह भी क्या है, यह नियम भी क्या ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बहुत ही शानदार शानदार। तो कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, आर के मान की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो व्हीटस्टोन का सिद्धांत क्या था, हमने पिछले अभी पढ़ा है, तो पीछे पढ़ा है तो क्या कीजिए, उस सिद्धांत को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो व्हीटस्टोन का सिद्धांत क्या है, P/Q बराबर क्या होता है, R/S। जब क्या हो, सेतु संतुलन में हो, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको यदि हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं P, और इसको मान लेते हैं क्या, टोटल को मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं क्या R, इसको मान लेते हैं यस। तो हमको क्या, इसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो Q का मान हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर Q का मान निकालेंगे तो समांतर में है, तो समांतर में जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, इन दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल R × 15, और दोनों का क्या करेंगे, योगफल कर देंगे, तो R + 15। तो हमारे क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में R का मान क्या होगा, R1 + R2, और समांतर में होता है 1/R बराबर क्या था, 1/R1 + 1/R2। तो ये हमारा क्या कीजिएगा, 1/1 क्या होता है, R2। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15R बटे क्या हो जाएगा, R + 15। तो कह रहा क्या, जब सेतु संतुलन में है, जब यहाँ पर कह रहा सेतु क्या है, यह सेतु क्या है, संतुलन में है। तो PQRS के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब PQRS के मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, P का मान कितना है, 6, और यहाँ पर PQRS का मान रख देंगे समीकरण में, तो क्या होगा 6 P/Q। P का मान 6, Q का मान कितना है, 15R बटे R + 15, 15R बटे R + 15। R का मान कितना है, PQ हो गया P/Q, R का मान कितना है, 3 बटे S का मान कितना है, 1.5, तो 3/1.5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 6/15R, ये क्या हो जाएगा हमारा, दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा R + 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30/15, यानी हो जाएगा क्या, 15 दूना 30। अब 2 से कट जाएगा कितना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये R + 15 का जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 6 × R + 15 बटे क्या हो जाएगा हमारा 15R। अब 2 से काट देंगे कितना, 2 तिहाई 6, और 3 से कटेगा ये क्या, 5 बार में, तो हमारा हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा, तो हमारा R + 15 बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा R + 15 बराबर हो जाएगा क्या हमारा 5R। ये हमारा क्या 5R इधर आ गया, तो हमारा क्या आएगा 15 बराबर 5R - R, यानी 15 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4R। R बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15/4, यानी हो जाएगा R बराबर 3.75 ओम। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा दिए गए पथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। तो कह रहा इसमें प्रत्येक में क्या कर रहा, धारा की गणना पूछ रहा है। तो आइए इसको क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से क्या करेंगे, इसको लगाएंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्या कीजिए धैर्य बनाए रखिए कि हम एक ही वीडियो में क्या करेंगे, 10-15 मिनट का और सेशन है, तो क्या होगा 10-15 मिनट में सेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें मान लेते क्या, इसको पास 1 मान लेते हैं, इसको हमने पास 1 मान लीजिए, इसको इधर से, इसको हम पास मान लेते क्या, इसको इधर से पास 2 मान लेते हैं। तब पास 2 मान लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से
क्या आ रही है, I1 धारा आ रही है और यहाँ से क्या आ रही है, हमारा I2 धारा जा रही है। तो क्या I3 यानी क्या जाएगा हमारा I1 प्लस I2, I3 क्या I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब किरचॉफ के नियम से बंद लूप ABC में ABC में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा I1 इंटू 1, I1 इंटू 1 और हो जाएगा क्या I1 प्लस I2 इंटू 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा I2 इंटू 1। तो यहाँ पर क्या रहा है, बंद पास की कौन सा बंद पास लिए हैं, कौन सा लिए हैं, एक सेकंड, सबसे पहले ADCA इस बंद पास को पहले हम ले रहे हैं। तो इस बंद पास में हम सबसे पहले क्या हमारा I2 इंटू 1, I2 इंटू 1 प्लस I1 प्लस I2 क्या आ जाए, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, ये धारा का मान इधर है तो क्या होगा हमारा प्लस में हो जाएगा I2 इंटू 1। उसके बाद हम क्या होगा, इधर ही जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा प्लस में है ये, तो I1 प्लस I2 इंटू 2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू 2 बराबर हमारा क्या विद्युत वाहक इधर हम जान रहे क्या होगा, ये हमारा क्या माइनस है, माइनस से क्या करें हम प्लस पर कूद रहे हैं तो यानी क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा +1, तो हमारा आ गया +1, तो +1 आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर आ गया +1। अब हमारा क्या होगा I2 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1। तो क्या होगा 2I1 और क्या होगा I2 है तो क्या होगा 2 1 3, 2I1 प्लस 3I2 बराबर क्या होगा 1 आ गया। 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1 समीकरण नंबर 1। अब ABCA के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम से, तो इसमें अब ABCA में अब लूप क्या ले रहे हैं ABCA में तो क्या I1 इंटू 1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2। तो इसमें लिखेंगे I1 इंटू 1 प्लस I3 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा क्या यहाँ से क्या ये हमारा माइनस था और यहाँ से क्या है हमने प्लस पर कूदा है, तो हमने माइनस से क्या यहाँ से इधर चल रहे हैं तो क्या होगा हमारा क्या होगा I1 इंटू 1 और क्या I3 इंटू 2, या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, I3 का I1 प्लस I2 लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर माइनस हमने क्या इधर चल रहे हैं ना, तो क्या माइनस से हमने प्लस पर कूद रहे हैं, तो प्लस पर कूद रहे हैं तो क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हो जाएगा I3 को क्या I1 प्लस I2 इंटू 2 बराबर 2। तो क्या जाएगा हमारा I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर क्या 2, यानी क्या जाएगा हमारा 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2 समीकरण नंबर हो गया क्या हमारा 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर I1 का मान 0.8 एम्पियर और I2 का मान क्या होगा -0.2 एम्पियर आ जाएगा। ये तो आपको हल करने आता होगा। तो I1 I3 का मान क्या होगा हमारा 0.6 एम्पियर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा सेशन का एंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो हम चाहते हैं कि क्या आप इसको घर पर क्या ये हमारा आपका क्या होमवर्क है, होमवर्क है और क्या कीजिए इसको सॉल्व समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल करेंगे। तो हल करेंगे क्या यहाँ पर इतना मान हमको आपको निकाल कर लाना है और कमेंट में बताएगा कि आपका आया कि नहीं आया होगा तो कमेंट में बताएगा, इसको हम सॉल्यूशन करा देंगे एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में करके। कर दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि आपको नहीं आता है ये सॉल्व करना तो कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। कर दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये संतुलित है कि नहीं। ये क्या 1/2 बराबर क्या 2/4
यानी हमारा क्या 1/2 बराबर 1/2। तो मतलब कह सकते हैं कि क्या आया हमारा, तो हमारा क्या 1/2 आ गया। तो क्या है हमारा, इसमें क्या होगा, कोई धारा बहेगी नहीं। यह क्या, यह संतुलित व्हीटस्टोन परिपथ है। व्हीटस्टोन परिपथ है। या क्या व्हीटस्टोन क्या परिपथ है। यह हमारा क्या संतुलित व्हीटस्टोन क्या परिपथ है। तो हमारा क्या यहाँ पर R का मान हो जाएगा कितना, R1 बराबर हो जाएगा 1+2। ये क्या हो गया, इस श्रेणी में होगा 1+2 और R2 इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं R2। तो R1 और R2 का क्या होगा 2+4 यानी 6 और 1+2 बराबर क्या हो गया 3 ओम और यहाँ क्या होगा 6 ओम आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा 3 ओम और 6 ओम आ गया। तो अब 3 और 6 ओम आ गया तो हम यहाँ पर इस परिपथ को बना सकते हैं कि इसे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर परिपथ बन जाएगा इतना और हमारा ये परिपथ बन जाएगा, ये हमारा क्या R1, ये हमारा क्या हो जाएगा R2 और इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैटरी जुड़ जाएगी माइनस, ये हमारा हो जाएगा प्लस और उसके बाद क्या यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध क्या करेंगे जोड़ देंगे, R क्या होगा 0.5 ओम। तो यहाँ क्या R1 और R2, अब यहाँ क्या R1 और R2 क्या समांतर में है। तो हम 3 व 6 ओम क्या यहाँ पर समांतर में है, 3 व 6 ओम क्या समांतर में है, 3 व 6 ओम 3 व 6 ओम क्या समांतर क्रम में है। अब 3 और 6 ओम क्या समांतर क्रम में है तो हमारा क्या हो जाएगा R3। अब टोटल को मान लेंगे कितना, हम R3 मान लेते हैं R3। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप दिखा सकते हैं R3 मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 6/3 + 6 बराबर है हमारा कितना 18/4 18/4 नहीं 6 3 9 9 दूनी 18 यानी कितना आ गया 2 ओम। तो R3 का मान कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब I का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, I बराबर हो जाएगा क्या E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो E का मान हमारा निकल के आ गया कितना, E बराबर हमारा कितना है 2.5 वोल्ट। E का मान क्या है यहाँ पर 2.5 वोल्ट की क्या है बैटरी लगी है। तो 2.5 वोल्ट, R का मान कितना हमारा आया कितना 2 + 0.5 दिया है तो यानी क्या होगा 2.5/2.5 यानी क्या आ गया हमारा 1 एम्पियर। धारा का मान कितना आ गया हमारा 1 एम्पियर और V बराबर होता है हमारा क्या I × R। तो V बराबर IR, तो हमारा V का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करा है वोल्टता करा, दो सेल के सिरों के बीच वोल्टता V का मान पूछ रहा है। तो I का मान कितना है हमारा 1 एम्पियर, I का मान कितना हमारा 1 एम्पियर और R का मान कितना आया 2, तो हमारा कितना आ गया 2 वोल्ट, हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने बहुत ही धैर्य बनाया था, तो धैर्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलेगा इसका चौथा चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री भी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो केमिस्ट्री को भी देख लीजिए दोनों चैप्टर और इसके फिजिक्स का ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 3 चैप्टर इसको भी क्या कर लीजिए कंप्लीट जल्द से कर लीजिए। इसके बाद जल्दी केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आने वाला है। तो कमेंट कीजिए कि किस दिन आपको थर्ड चैप्टर चाहिए, उस दिन आपको थर्ड चैप्टर मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।